जय श्री राम साथियों, ये है अपना HI06 सीरीज का पार्ट 2, जिसके अंदर हम बात करने वाले आपके अध्याय 6 से लेकर 10 अध्याय के बीच का संक्षेप। अध्याय 1 के अंदर हमने एक अध्याय से लेकर आपके 5 अध्याय के बीच में वर्णन किया था, जो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा समझ लिया था। इस पार्ट 2 के अंदर हम समझेंगे 5 अध्याय से लेकर आपका 10 अध्याय के बीच में, और आने वाले 3 और 4 इस सीरीज के 4 वीडियो के अंदर पूरे के पूरे आपके 20 लेसन समझा दूंगा। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% पेपर है जो इसी के अंदर से आने वाला है। ये मेरी पुरानी ऑडियंस को अच्छी तरीके से मालूम है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला तो चाहे वीडियो कितना भी बोरिंग लगे, इसको बिना स्किप किए पूरा देखना है, और दूसरा ये कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, यूट्यूब पे आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस सीरीज के 4 वीडियो देख लो, आपका बेड़ा पार है। 100% पेपर उसी में से आएगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक मॉडल पेपर भी दे दूंगा। ये PDF कैसे मिलेगा ये मैं वीडियो के बीच के अंदर बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को छोड़ के 1 मिनट भी मत जाना, वरना रोते रहोगे और यूट्यूब पे फिरते रहोगे और कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो 20 वीडियो पूरे देख लो, 20 लेसन का संक्षेप देख लो, सिर्फ 4 वीडियो के अंदर आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करिए, फटाफट आपके डायरेक्ट पेपर की तरफ चलते हैं। अध्याय 5 के बारे में हम पार्ट 1 के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अध्याय 6, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, जिसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, 1389 से 1399 तक चली। फ्रांस की क्रांति कब से चली? 1789 से लेकर 1799 तक चली, जिसमें फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में भारी बदलाव आया। ये क्रांति राजशाही के अंत और एक गणतंत्र की स्थापना के साथ समाप्त हुई। फ्रांस की क्रांति क्या थी साथियों? एक ऐसी क्रांति थी जो 1789 से लेकर 1799 तक चली थी, और इससे फ्रांस के अंदर सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारी बदलाव आया था, और राजशाही जो तंत्र था ना, राजाओं का तंत्र, वहाँ से अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई, ठीक है। समझ गए अच्छी तरीके से? अब समझेंगे फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। सामाजिक कारण था, और आर्थिक कारण था, और निरंकुश राजशाही तंत्र था। अब सामाजिक असमानताएं कौन कौन सी थी? इनमें फ्रांस में 3 कुलीन वर्ग थे। जैसे अपने इधर 4 वर्ण व्यवस्था नहीं होती थी, उसी प्रकार फ्रांस में भी 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था। पादरी जो पूजा पाठ करते थे, कुलीन जो अरबपति और खरपति थे, आम लोग जो हम जैसे लोग थे। विभाजित एक कठोर सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें आम लोगों को भारी कर देना पड़ता था। पहला तो ये था असामाजिक असमानता, और दूसरा था आर्थिक संकट। फ्रांस का राजकोष खाली हो चुका था, सरकार ने आम जनता पर भारी कर लगा दिया था। इस वजह से भी आंदोलन हो गया और आम लोगों में असंतोष बढ़ गया। तीसरा कारण क्या था? निरंकुश राजाशाही। राजा लुई, कौन से 16वें राजा कौन थे? राजा लुई और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट के शासन से पूरी जनता नाखुश थी। इसकी वजह से विद्रोह हुआ। और चौथा क्वेश्चन है आपका प्रबोधन का प्रभाव। प्रबोधन के दार्शनिक ने तर्क, स्वतंत्रता और समानता के विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने की भावना जागृत हुई। प्रबोधन के दार्शनिक जो वहाँ पे उस समय के इतिहासकार थे, उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के बारे में लोगों को बताया, शिक्षा दी, जिससे लोगों में उनकी भावनाएं जागी, और इससे क्या हुआ? फ्रांस का एकीकरण हुआ, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का एकीकरण होके घटनाएं घटी और आंदोलन हुआ। फ्रांस की क्रांति की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी? पहली चीज, 14 जुलाई 1789 में पेरिस के लोगों ने बास्तिल के किले पर हमला किया, जो निरंकुश शासन का प्रतीक था, ठीक है। दूसरा हुआ था अगस्त 1789 के अंदर, जो राष्ट्रीय सभा ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, यानी 1789 के अंदर राष्ट्रीय सभा ने एक घोषणा की थी। कौन सा की थी? कि मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, जिसमें स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई व्यक्ति को अपने ऊपर स्वतंत्रता है और आज़ादी है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। 1792 से लेकर 99 तक क्या हुआ था? फ्रांस एक गणतंत्र बन गया था, राजशाही से गणतंत्र बन गया था, लेकिन गृह युद्ध और बाहरी युद्धों का दौर भी चल रहा था उस समय। 1799 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और फ्रांस में क्रांति का अंत हो गया। 1789 के अंदर नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब फ्रांस की क्रांति के परिणाम कौन कौन से निकले वो जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, 14 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम बताइए। तो कारण हमने जान लिए, अब जानते हैं इसका परिणाम। पहला, राजशाही का अंत हो गया। फ्रांस में राजशाही का अंत हो गया और एक गणतंत्र की स्थापना हो गई, ठीक है। दूसरा परिणाम कौन सा था? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। क्रांति ने फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में भारी बदलाव लाए, जिसमें सामंतवाद का अंत और समानता के सिद्धांतों का उदय हुआ।
तीसरा था यूरोप पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोपीय महाद्वीप के देशों की मध्य क्रांति की भावनाएं जागृत की एंड उसी के साथ फ्रांस की क्रांति एक जटिल और महत्वपूर्ण घटना थी जिसने न केवल फ्रांस के इतिहास को बल्कि दुनिया के इतिहास को भी बदलने में भूमिका रही। साथियों, फ्रांस के क्रांति से ही भारत के अंदर और भी बहुत सारे औपनिवेशिक राष्ट्रों के अंदर क्रांति की भावनाएं जागी। ठीक है, ये हमने जाना यूरोप के क्रांति के कारण और परिणाम। ठीक है, अब जानते हैं हम आपके 7वें अध्याय के बारे में। 7वां अध्याय है अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अफ्रीका में साम्राज्यवाद, यानी अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप एंड लैटिन अफ्रीका महाद्वीप के अंदर साम्राज्यवाद क्या था, यूरोपीय साम्राज्यवाद क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। अफ्रीका और लैटिन अफ्रीका में साम्राज्यवाद एक ऐसी जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसमें यूरोपीय शक्तियों ने इन क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रक्रिया में यूरोपीय देशों ने इन महाद्वीपों के संसाधनों का शोषण किया, स्थानीय संस्कृतियों को दबाया और अपनी सत्ता को स्थापित किया। अब समझो, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अफ्रीका में साम्राज्यवाद क्या था। यूरोपीय महाद्वीप के देशों ने इन पर राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अपना नियंत्रण जमा लिया और जो वहाँ की लोकल जो संस्कृति ना उसको दबा दिया और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। अपनी संस्कृति थी उन लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया। अब एक एक करके जानते, पहले अफ्रीका, फिर एशिया और फिर लैटिन अफ्रीका के बारे में। ठीक है, पहला है अफ्रीका में साम्राज्यवाद। 1880 के दशक से यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। 1880 के दशक में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका पर अपना नियंत्रण जमा लिया था, जिससे अफ्रीका का विभाजन कहा जा सकता है। ठीक है, जिससे अफ्रीका का विभाजन हो गया। इस प्रक्रिया में यूरोपीय देशों ने बिना किसी अफ्रीकी सहमति के, बिना वहाँ के लोगों की सहमति से उस वहाँ की जमीन और वहाँ के संसाधन को आपस में ही बांट लिया। यूरोप के जो देश थे ना 10, 15, 20 जो कब्जा कर रहे थे, उन्होंने बिना वहाँ की अनुमति से ही अपने सारे के सारे संसाधन थे तो अपने में ही बांट लिया। अफ्रीका में साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल और सस्ते श्रम तक पहुंच प्राप्त करना था। अफ्रीका में सबसे बड़ा साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य था वहां से कच्चा माल को ले जाओ यूरोपियों में, वहां से अच्छा तैयार करो और वापस इन्हीं को बेच दो और यहाँ पे कम मूल्य में खरीदो और ज़्यादा मूल्य में बेचो। दूसरा था एशिया में साम्राज्यवाद। एशिया में यूरोपीय शक्तियों ने विभिन्न तरीकों से अपना प्रभाव स्थापित किया, अलग अलग तरीकों से किया। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि भारत और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अन्य क्षेत्रों में जैसे कि चीन, यूरोपीय शक्तियों ने व्यापारिक समझौते और सैन्य दबाव के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया था। लैटिन अमेरिका में इन्होंने कैसे किया था यूरोपीय शक्तियों ने, वो था कि लैटिन अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों ने, कौन से, स्पेन और पुर्तगाल, और अपने जो भारत को अपने से बना रखा था वो किसने बना के रखा था, इंग्लैंड ने बना के रखा था। पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों ने सदियों से अपना उपनिवेशिक स्थापित किया था। 19वीं शताब्दी में इन उपनिवेशों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, लेकिन यूरोपीय शक्तियों ने आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपना नियंत्रण बनाए रखा। लैटिन अफ्रीका में साम्राज्यवादी का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का दोहन करना था, उनका निर्वहन करना था, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना था। इसके साथ हमने जाना साथियों अफ्रीका का, एशिया का और लैटिन अमेरिका के मध्य साम्राज्यवाद। ठीक है, अब जानेंगे साम्राज्यवाद के प्रभाव क्या थे। साम्राज्यवाद के इन क्षेत्रों में कई नकारात्मक प्रभाव पड़े, जिनमें से मुख्य रूप से यह शामिल था। पहला था आर्थिक शोषण। यूरोपीय शक्तियों ने स्थानीय संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जिससे इन क्षेत्रों को अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई एंड ये दब गए। सांस्कृतिक प्रभाव, यूरोपीय शक्तियों का थोपा गया और स्थानीय संस्कृतियों को दबाया गया। यूरोप की जो संस्कृति थे उनको थोपा गया और स्थानीय संस्कृति को दबा दिया गया। राजनीतिक अस्थिरता, यूरोपीय शक्तियों द्वारा स्थापित सीमाएं और शासन व्यवस्थाएं आज भी इन क्षेत्रों में संघर्ष और अस्थिरता का कारण बनी हुई है। अपने इंडिया के अंदर भी देख लो, आज भी इंग्लिश के क्षेत्र में जो यूरोप की जो संस्कृति थी वो भी आज लोग काफ़ी हद तक, कुछ लोग आज भी अपने भी इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती हैं। चौथा था सामाजिक विभाजन। साम्राज्यवाद ने सामाजिक संरचनाओं को बदल दिया, जिससे असमानताएं और संघर्ष पैदा हुए। साम्राज्यवाद एक जटिल और विवादास्पद विषय है, जिससे दीर्घकालीन प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। ये इनके साम्राज्यवाद के प्रमुख प्रभाव पड़े। ठीक है, इसी के साथ आपका 7वां अध्याय होता है कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं 8वें अध्याय की तरफ। साथियों, 6वें अध्याय के अंदर हमने फ्रांस की क्रांति को समझा। 7वें अध्याय के अंदर हमने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के मध्य साम्राज्यवाद को समझा। अब 8वें अध्याय के अंदर हम समझेंगे चीन और भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद। किसमें? चीन और जापान में यूरोपीय साम्राज्यवाद। ठीक है,
19वीं सदी में यूरोपीय साम्राज्यवाद ने चीन और जापान दोनों को प्रभावित किया, दोनों पर कब्जा जमाया, दोनों के मध्य अपने संबंध बनाए, लेकिन दोनों देशों पर इसका प्रभाव अलग अलग पड़ा। चीन में यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार और रियासतों के लिए दबाव डाला, जिससे किंग राजवंश कमजोर हुआ और अंततः 1911 में गिर गया। क्या हुआ? चीन के अंदर यूरोपीय शक्तियों ने सबसे पहले वहां की रियासतों पर दबाव डाला और जहां पे राजा था किंग राजवंश का, उसको कमजोर करके अपने अधीन कर लिया। लेकिन जापान में सहज उसका उल्टा हुआ। कैसे हुआ? यूरोपीय साम्राज्यवाद ने देश को आधुनिक बनाने और शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया। जापान को इन्होंने आधुनिक शक्ति से और आधुनिक रूप से शक्तिशाली और औद्योगिक यानी धंधों की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से इसको ताकतवर और मजबूत बनाया। इसके क्या परिणाम निकले वो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद, कमजोर किंग राजवंश। 19वीं सदी में चीन पर किंग राजवंश का शासन था जो कमजोर और भ्रष्ट था। दूसरा था अफीम युद्ध। ब्रिटेन ने चीन के साथ अफीम का व्यापार करके व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश की, जिससे अफीम युद्ध हुए और चीन को हार का सामना करना पड़ा। तीसरा था असमान संधियां। चीन को यूरोपीय शक्तियों के साथ असमान संधियां करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उन्हें व्यापार क्षेत्र और विशेष अधिकार प्राप्त हुए। चौथा था खुला द्वार नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन में खुला द्वार नीति की वकालत की, जिसका उद्देश्य सभी यूरोपीय शक्तियों के लिए चीन के बाजारों को खोलना था। पांचवा था विद्रोह। चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रति प्रतिरोध भी था, जैसे कि बॉक्सर विद्रोह। ठीक है साथियों, अब जानते हैं हम जापान में साम्राज्यवाद। जापान का आधुनिकीकरण। 1853 में अमेरिका नौसेना के कमोडोर मैथ्यू पेरी ने जापान में प्रवेश किया, जिससे जापान को मजबूर होकर पश्चिमी व्यापार और उद्योगों को अपनाना पड़ा। दूसरा था मीजी पुनर्स्थापना। 1868 में मीजी पुनर्स्थापना के साथ जापान ने पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की एक महत्वाकांक्षी नीति शुरू की, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सैन्य सुधार शामिल थे। चौथा है जापानी साम्राज्यवाद। जापान ने खुद को एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित किया। सन 1894-95 के चीन जापान युद्ध में चीन को हराया और कोरिया पर नियंत्रण किसने कर लिया? नियंत्रण जापान ने। अब इस पाठ का निष्कर्ष जानते हैं। यूरोपीय साम्राज्यवाद ने चीन और जापान दोनों को प्रभावित किया, लेकिन दोनों देश की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। चीन में इसने एक कमजोर राजवंश और विदेशी प्रभुत्व को जन्म दिया, वहां के कमजोर राजवंश को दबाया एंड अपने विदेशी प्रभुत्व को जन्म दिया, जबकि जापान में इसने एक शक्तिशाली और औद्योगिक राष्ट्र बनने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। ठीक है, इसके साथ हमने आपका ये पार्ट किया क्लियर। अब जानते हैं नवे पार्ट की तरफ। नवा पार्ट है आपका राष्ट्रवाद का उदय एवं इटली का एकीकरण। ठीक है साथियों, इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहले जानते हैं साथियों राष्ट्रवाद क्या होता है। जब तक आप राष्ट्रवाद के बारे में नहीं समझोगे, फिर आप इटली का एकीकरण समझने में इतना आनंद नहीं आएगा। राष्ट्रवाद वो होता है जो किसी व्यक्ति की अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, इज्जत, समानता, स्वतंत्रता, अपने देश के लिए प्रेम हो, अपने देश के लिए प्रेम हो, अपने 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 राष्ट्र के लिए प्रेम हो, वो होती है राष्ट्रवाद, जो अपने देश के लिए करे। ठीक है, 19वीं सदी में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इटली छोटे छोटे राज्यों में बंटा था, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम के कारण, प्रमुख नेताओं के प्रयासों से राज्य 1861 में एकीकृत इटली साम्राज्य में एकजुट हो गए। मतलब जब छोटे छोटे राज्य थे, जब देश हित की भावना हो, तो सब एक साथ मिलकर सब यहाँ पे इटली का एकीकरण कर लिया और एक ही राष्ट्र के रूप में पीसी ऑन करते पहले। अब जानते हैं साथियों राष्ट्रवाद का उदय। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। पुनर्जागरण काल से ही इटली में एक साझा सांस्कृतिक भाषा और इतिहास की भावना मौजूद थी, जिससे लोगों में एक इटालियन पहचान की भावना मजबूत हुई। राजनीतिक राष्ट्रवाद। 19वीं सदी की शुरुआत में नेपोलियन के आक्रमणों और इतावली राज्य पर विदेशी शक्तियों के शासन ने इतावली लोगों में राजनीतिक एकता की इच्छा जगाई। गुप्त समाजों का प्रभाव। मैजिनी जैसे नेताओं ने युवा इटली जैसे गुप्त संगठनों की स्थापना की, जिन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने और इटली को एकजुट करने के लिए काम किया। इटली के एकीकरण में प्रमुख घटनाएं। पहली घटना थी सार्डिनिया पिडमोंट का नेतृत्व। सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय और उनके प्रधानमंत्री काउंट कैमिलो बेनेसो डी काउर ने एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया।
एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सिरडोनिया के पीएम काउंट कैमिलो बेनेडो डी काउर ने। गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? यूसेप गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के साथ दक्षिणी इटली के एकीकृत करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1861 में इटली साम्राज्य की घोषणा। 1861 में विक्टर एमुनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया क्योंकि एकीकृत इतालवी साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि सबसे शक्तिशाली राज्य उस टाइम में विक्टर एमुनुएल द्वितीय ही था। रोम और वेनेशिया का एकीकरण। रोम 1870 में और वेनेशिया 1866 में इटली में शामिल हुआ, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इटली के एकीकरण का प्रभाव क्या पड़ा हमारे देशों में भी और वहाँ की संस्कृति में भी? इटली का एकीकरण यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा, उसने दिखाया कि कैसे एक साझा पहचान और राष्ट्रवादी भावना के आधार पर विभिन्न राज्यों को एकजुट किया जा सकता है। इटली के एकीकरण ने यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है और अन्य देशों में अपने राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया है। इसी के साथ साथियों, आपका होता है 9वां अध्याय कंप्लीट। 9वें अध्याय के अंदर हमने क्या जाना? राष्ट्रवाद के बारे में जाना और इटली का एकीकरण के बारे में जाना। अब हम समझेंगे आपके 10 अध्याय। 10वां अध्याय है जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, पार्ट 2 का और पार्ट 1 का, दोनों का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखना, वहाँ पे व्लॉग चैनल की मेरी लिंक दे रखी होगी, उस व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे को स्क्रीनशॉट है जो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। व्लॉग चैनल बनाने के एक ही उद्देश्य है, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकूं और मेरी दैनिक जीवन की जो क्रिया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आपसे संबंध बना सकूं। उसके अलावा मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक दे रखी है, जहाँ से मेरे साइरीज वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उन दोनों को सब्सक्राइब करके मुझे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट डालना, दोनों के दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे विथिन 10 मिनट, और भाई को सपोर्ट करना बस, ठीक है। अब अध्याय 10 की तरफ पढ़ते हैं। 10 है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी में हुई एक राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई स्वतंत्र जर्मन राज्य एक राष्ट्र राज्य जर्मन साम्राज्य में एकजुट हो गए। जर्मनी का एकीकरण क्या था? 19वीं सदी के अंदर राजनीतिक और सामाजिक एक ऐसी प्रक्रिया ही जकेर में अलग अलग राज्य स्वतंत्र हुआ एंड एक राष्ट्र में एकजुट होगा। ये प्रक्रिया 1871 में पूरी हुई, जब प्रुसिया के नेतृत्व में जर्मन राज्यों ने फ्रांस को हराया और एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। साथियों, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें सबसे ताकतवर राजा कौन था? वो था प्रुसिया का राजा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिर में पूरी जर्मनी का मेन पीएम यही बनेगा, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य कारण और प्रक्रियाएं इस प्रकार है। कारण क्या थी? राष्ट्रवाद की भावना। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। कब? 19वीं सदी में, मतलब 1800 सन ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी सन के बीच में। और जर्मन भाषी लोगों में भी अपने लिए एक अलग अलग राष्ट्र राज्य की स्थापना की इच्छा प्रबल हुई। दूसरा था कारण पर्शिया का नेतृत्व। पर्शिया जो उस समय के सबसे शक्तिशाली जर्मन राज्यों में एक था। उस समय जर्मन राज्यों में सबसे शक्तिशाली कौन था? पर्शिया। एकीकरण का नेतृत्व किया और अपने प्रभाव क्षेत्र में अन्य जर्मन राज्यों को शामिल करने की कोशिश की, और इसकी कोशिश है जो सफल रही। ओटो वॉन बिस्मार्क का कूटनीति कौशल। पर्शिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने कूटनीति और युद्धों के माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। फ्रैंको और प्रेशियन युद्ध। 1870-71 में फ्रांस के साथ युद्ध ने एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। भाई जर्मनी का एकीकरण करके उन्होंने फ्रांस से युद्ध किया तो यहाँ का एकीकरण मजबूत हो गया, क्योंकि अन्य जर्मन राज्यों ने पर्शिया के साथ मिलकर फ्रांस को हराया था और एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। समझ गए ना साथियों? अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को 2 की स्पीड में करके वापस पूरा का पूरा देख लेना, लेकिन एक बार इसको पूरा देखना, ठीक है। अब समझते हैं इसकी प्रक्रिया। 1866 में डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ। जर्मन का, ठीक है। पर्शिया ने डेनमार्क के साथ युद्ध स्केलविंग और होल्सेन के क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किया। 1817 में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन परिसंघ से बाहर कर दिया और उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना की, ठीक है। 1870 और 71 फ्रांस के साथ युद्ध। पर्शिया ने फ्रांस को हराकर एल्स लॉरेंस के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया एंड जर्मन साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है साथियों। इसके साथ अब जानते हैं जर्मन एकीकरण के परिणाम क्या निकले।
जर्मन साम्राज्य की स्थापना। सन 1871 में जर्मनी के सभी प्रमुख राज्यों को मिलाकर जर्मन साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। प्रेशिया का प्रभुत्व। जर्मन साम्राज्य में प्रेशिया का प्रभुत्व था और प्रेशिया के राजा विलियम प्रथम, कौन, विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया था। प्रथम जर्मन सम्राट कौन था? विलियम प्रथम। ठीक है। यूरोप में शक्ति संतुलन में बदलाव। जर्मनी का एकीकरण यूरोप में शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव था और इसके साथ विश्व युद्ध जैसी संघर्षों की शुरुआत हुई। आर्थिक कारण। जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला और जर्मनी के एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका पेपर। साथियों, मॉडल पेपर चाहिए आपको विथ आंसर की, जिसके अंदर से 70 से 80% आने की एक्यूरेसी हो, तो उस मॉडल पेपर की कीमत हमने रखी है 99 रुपये। व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इसके अंदर पे पेमेंट करने के बाद वो मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। वो इनलीगल है, मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता क्योंकि उसके अंदर से 70% प्लस क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और उसके साथ 20 अध्यायों की संक्षेप समरी भी मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये के अंदर। और अगर आपको ये फ्री के अंदर PDF चाहिए पार्ट 2 का और पार्ट 1 देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना और व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो करके स्क्रीनशॉट डालो। इन दोनों के PDF आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। पार्ट 3 के लिए वेट करो एंड कमेंट पे टाइप करो पार्ट 3। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। लव यू माई ऑल डियर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।